सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या होती है? अगर बहुत सिंपल तौर पे डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम्स को अर्न करते हैं उसके एग्रीगेट को, उसके टोटल को कहा जाता है नेशनल इनकम। ये जो डेफिनेशन है इसमें 2-3 टर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, पहले उनको समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कब से कब तक चलता है, होपफुली आपको पता होगा। अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अकाउंटिंग ईयर होता है। एक होता है नॉर्मल कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से दिसंबर के बीच में चलता है, अपने को सबको पता है। अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दूसरा टर्म है फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होता है? हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में बात की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अगर किसी फर्म को प्रोडक्शन करना है तो उसको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैपिटल पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी भी फर्म को ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाउस होल्ड्स ये सारी चीज़ें फर्म को फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, फर्म को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे लैंड के बदले में फर्म को रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले में सैलरी देनी पड़ती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देना पड़ता है। ये जो रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इसके थ्रू होती है हाउस होल्ड्स की इनकम, और इसी को कहा जाता है फैक्टर इनकम्स। बहुत सिंपल 2 चीज़ें, एक तो अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दूसरा फैक्टर इनकम्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी चीज़ें फर्म्स को कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। बदले में हाउस होल्ड्स को मिलता है रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये जो इनकम जनरेट करते हैं हाउस होल्ड्स, इसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम्स। और तीसरा टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट्स। किसी भी इंसान को हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। कौन कौन सी 2 कंडीशंस? एक तो वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता हो इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी ऐसा इंसान जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया का सिटीज़न है या नहीं है, वो एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि उस इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? उस इंसान की जो वेल्थ है, जो इनकम है, उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडिया में लाई करना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उस इंसान को इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। बहुत सिंपल, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड करता है फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया का सिटीज़न है या नहीं है, प्लस उस इंसान का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करता है। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस इंसान को इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंट के तौर पे इंक्लूड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट को लेके 2-3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इट इंक्लूड्स इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। हमारी जो एम्बेसीज है अब्रॉड में, जैसे यूएस में, रशिया में, वगैरह वगैरह में, इन एम्बेसीज में जितने भी इंडियंस काम कर रहे होते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि ये जो एम्बेसीज होती हैं हमारी अब्रॉड, इनको डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में जो हमारी एम्बेसी है, तो जितने एरिया में हमारी एम्बेसी है उसको हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। और इन इंडियन एम्बेसीज में जितने भी इंडियंस काम कर रहे होते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फॉरेनर्स जो कि इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो कि इंडिया में पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। हो सकता है ये जो फॉरेनर्स हैं ये पिछले 3-4 साल से इंडिया में ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद इनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई नहीं करता है। अदर कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स इंडिया में फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज इनका भी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई नहीं करता। बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, जैसे IMF, इनके ऑफिसेज हैं इंडिया में। उन ऑफिसेज में जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे होते हैं उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल, ऐसे इंडियंस
जो कि अब्रॉड वाली इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे होते हैं, उनको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे फॉरेनर्स जो कि इंडिया आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनको नॉर्मल रेजिडेंट्स के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। अदर कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिसेज हैं इंडिया में, उनमें जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे होते हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखो 3 टर्म्स हैं, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फैक्टर इनकम्स, ये जो हाउस होल्ड्स को रेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इससे जो इनकम जनरेट होती है इसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम्स। और तीसरा नॉर्मल रेजिडेंट, किसी भी इंसान को नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। एक तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड करता है फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। और नेशनल इनकम क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम्स को अर्न करते हैं, उसके एग्रीगेट को, उसके टोटल को कहा जाता है नेशनल इनकम। इसमें एक सवाल और है कि ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है हमारे कंट्री का, ये अपनी इनकम को इंडिया में अर्न कर रहा है या इंडिया से बाहर अर्न कर रहा है, इसका कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम कहीं भी अर्न की जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, मैं इंडिया में रहता भी हूँ, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। मैं 1 महीने के लिए दुबई चला जाऊँ और दुबई जाके 2-4 करोड़ रुपए कमा लूँ और वापस आ जाऊँ। ये जो 2-4 करोड़ रुपए मैंने दुबई में कमाए, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम्स को अर्न करते हैं, उनके टोटल को कहा जाता है नेशनल इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम कंट्री में अर्न की गई है या कंट्री के बाहर अर्न की गई है, कहीं से भी अर्न की गई है, अगर वो आदमी नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो नेशनल इनकम है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। जीडीपी के कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे एनडीपी है, जैसे जीएनपी है, जैसे एनएनपी है। इन सभी चीज़ों के बारे में इसी चैप्टर में अपन बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए सब्र रखो और इतना याद रखो कि ये जो नेशनल इनकम है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और इसको मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। 2 चीज़ें, नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और दूसरा इसको मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है? बहुत सिंपल, देखो मार्केट प्राइस तो अपने को पता है, प्राइस दैट कंज्यूमर पेज। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, उस प्रोडक्ट के लिए आप जो प्राइस पे करते हो उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस। ये जो मार्केट प्राइस है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को दोनों को ही अकाउंट में लिया जाता है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई गुड है ए, ये जो ए गुड है इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है 10 रुपये। कितनी आती है? 10 रुपये आती है, और इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं 5 रुपये, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 15 रुपये हो जाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको इंक्लूड कर दो, उनको ऐड कर दो, तो जो कॉस्ट आती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? मार्केट प्राइस बोल देते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अपने को समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो, तो जो कॉस्ट आती है उसको बोल देते हैं अपन मार्केट प्राइस। लेकिन सब्सिडीज़ का क्या रोल है? मान लेते हैं कि कोई दूसरा प्रोडक्ट है बी, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ गरीब लोगों को बेचा जाना है। अपन मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं। अब सरकार पहुंची प्रोड्यूसर के पास में कि भाई ये गुड़ आपको कितने का पड़ता है? तो प्रोड्यूसर बोला कि साहब मेरे को ये गुड़ पड़ता है 10 रुपये का। अच्छा, 10 रुपये का पड़ता है। सरकार बोल रही है कि यार 10 रुपये तो महंगा है, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी प्राइस को कम किया जाए। प्रोड्यूसर बोला कि साहब मेरी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है 10 रुपये, अगर इससे कम करूँगा तो मैं घाटे में चला जाऊँगा। तो सरकार बोली मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। बोले क्या सॉल्यूशन है? कि मैं तुझे सब्सिडी के तौर पे दे देता हूँ 3 रुपये। कितने रुपए? 3 रुपये। भूल जाओ एक बार के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अपन सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने बोला प्रोड्यूसर को कि मैं तुझे 3 रुपये सब्सिडी के तौर पे दे देता हूँ। सरकार ने 3 रुपये सब्सिडी के तौर पे दे दिए।
मतलब अभी भी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो तो 10 रुपये है, लेकिन जो कॉस्ट का बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ रहा है अब वो कितना पड़ रहा है, वो सिर्फ 7 रुपये पड़ रहा है, क्योंकि 3 रुपये उसको सरकार से मिल गए हैं। तो अब ये जो प्रोड्यूसर है वो गरीब लोगों को इस प्रोडक्ट को 7 रुपये में बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, बेच पाएगा। तो अपने को ये समझ में आ रहा होगा कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है और प्राइस में सब्सिडीज को माइनस किया जाता है, मतलब सब्सिडीज को माइनस करके देखा जाता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। मार्केट प्राइस वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है, इस मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है और सब्सिडीज को माइनस किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है फैक्टर कॉस्ट के बारे में। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। कोई भी गुड है उसको बनाने की जो कॉस्ट आती है उसको बुलाया जाता है फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अपना प्रोडक्ट था ए, इसको बनाने की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपये इसको बनाने की कॉस्ट थी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ये जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, नहीं किया जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर जितना भी टैक्स लग रहा है उसको इंक्लूड करके मार्केट प्राइस को तैयार किया जाता है। तो इस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सब्सिडीज को किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार बोली कि भाई 3 रुपये हम तुम्हें सब्सिडी के तौर पे दे रहे हैं, हमारा मन है। तो ये जो 3 रुपये है ये एसेंशियली क्या हो गया? ये एसेंशियली प्रोड्यूसर के ऊपर जो बर्डन था, कॉस्ट थी, वो कम हो गई। अब प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 7 रुपये है। अब प्रोड्यूसर 7 रुपये में इस प्रोडक्ट को बना के तैयार कर रहा है। एक्चुअल में तो 10 ही रुपये लग रहे हैं, लेकिन 3 रुपये सब्सिडी मिल गई, तो प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कितना है? सिर्फ 7 रुपये का है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लग जाएगा? 5 रुपये का लग जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12 रुपये हो जाएगी। बिना सब्सिडी के इसकी कॉस्ट कितनी थी? 15 रुपये, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 12 रुपये हो गई। तो फैक्टर कॉस्ट में अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट फैक्टर कॉस्ट में अपन सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं। अगर इसी चीज़ को फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो आ जाती है फैक्टर कॉस्ट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाए तो आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको थोड़ा सा खोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और थोड़ा खोलते हैं। मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। जैसे हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मार्केट प्राइस कितनी है? 12 रुपये है। कितनी है? मार्केट प्राइस कितनी है? 12 रुपये है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स अपन ले रहे हैं, इसमें 5 रुपये है। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें। और सब्सिडी कितनी मिल रही थी? सब्सिडी मिल रही थी सरकार की तरफ से 3। मतलब ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 जो है वो एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और सब्सिडीज को ऐड कर दें तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाती है, हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को मैथ आती है, जिन लोगों को मैथ समझ में आती है, उनके लिए ये फॉर्मूला, इसको समझना बेहद ईजी है। जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार देखो, 2 बार देखो, चीज़ें समझ में आएंगी, दिमाग में क्लियर होंगी। और अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करके डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्लियर ना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई जेन्युइन क्वेरी पूछनी तो पूछ लेना, उसको भी अपन क्लैरिफाई करेंगे। शर्माना नहीं, चीज़ें अगर क्लियर ना हो तो पूछ लेना। देखो, मार्केट प्राइस वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है, और फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक चीज़ रह गई, डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, हमारी जो लैंड बाउंड्री है, हमारी जो सी बाउंड्री है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऐसे एयरक्राफ्ट्स और ऐसे शिप्स जिनको हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स ऑपरेट करते हैं, उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको भी इकोनॉमिक टेरिटरी में कंसिडर किया जाता है। और हमारी जो एम्बसीज हैं जो कि अब्रॉड में लोकेटेड हैं, हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं जो कि अब्रॉड में लोकेटेड हैं, और हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि अब्रॉड में लोकेटेड हैं, उनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी में
उनको भी इकोनॉमिक टेरिटरी में कंसिडर किया जाता है। देखो, हमारी लैंड और हमारी जो सी बाउंड्री है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। इसके अलावा ऐसे एयरक्राफ्ट्स और ऐसे शिप्स जिनको हमारे रेजिडेंट्स ऑपरेट करते हैं, अब ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये जो शिप्स हैं, ये जाते हैं देश विदेश जाते हैं, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट्स, ऐसे शिप्स जिनको हमारे रेजिडेंट्स ऑपरेट करते हैं उनको हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। और हमारी जो अब्रॉड में एम्बसीज हैं, हमारे जो अब्रॉड में कॉन्सुलेट्स हैं और हमारे जो अब्रॉड में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। उल्टा भी सही होगा कि हमारे कंट्री में जो फॉरेन एम्बसीज लोकेटेड हैं उनको हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जैसे यूएस की एम्बसी हमारे कंट्री में लोकेटेड है, तो जितने एरिया में यूएस की एम्बसी लोकेटेड है उस एरिया को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाता, उस एरिया को यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। उल्टा भी सही है कि हमारी एम्बसी जो यूएस में है, वो जो एरिया है उस एरिया को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, यूएस की टेरिटरी नहीं माना जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें आगे तक काम आएंगी। ये जो फैक्टर कॉस्ट है, ये जो मार्केट प्राइस है, ये डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, ये सारी चीज़ें आगे जाके काम आएंगी। इनको ढंग से दिमाग में बिठाओ, चीज़ों को क्लियर करो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर इसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में। इंडिया में नेशनल इनकम की हिस्ट्री क्या रही है, इसको अपन शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया क्या रही है? पहली बार नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की, कंपाइल करने की कोशिश करी दादा भाई नेहरू जी ने 1868 में। कब करी? 1868 में। किसने करी? दादा भाई नेहरू जी ने। और इनके हिसाब से हमारी एनुअल पर कैपिटा इनकम निकल के आई सिर्फ 20 रुपये। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसके बारे में बातचीत हमने पिछले वाले सेशन में की थी। पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेज इनकम पर पर्सन। एवरेज इनकम पर पर्सन को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो हमारे कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम है उसको हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो भी एवरेज इनकम आएगी वही कहलाएगी पर कैपिटा इनकम। पहली बार कोशिश करी नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की दादा भाई नेहरू जी ने। कब? 1868 में। और हमारी पर कैपिटा इनकम, एनुअल पर कैपिटा इनकम इनके हिसाब से कितनी थी? 20 रुपये थी। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी सोच ले कि बच्चों को जलीली करना है तो फिर यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। बट किताब में दे रखा है और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो जितना हो सके उतना याद रखो। थोड़ा थोड़ा कम से कम बेसिक आइडिया तो रहना चाहिए कि कभी अगर सामने आ जाए क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो आपको चमके कि यार ये तो पढ़ा था कहीं। पहला अटेम्प्ट किसने किया? दादा भाई नेहरू जी ने किया। कब किया? 1868 में किया। पहला साइंटिफिक मेथड, मतलब पहली बार साइंटिफिक मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को कंपाइल करने की कोशिश किसने करी? डॉक्टर VKRV राव ने। कब? 1931-32 में। और इनके हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम थी 62 रुपीज़। और इन्होंने हमारे इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इनकम कमेटी को फॉर्म किया था। ये जो नेशनल इनकम कमेटी थी, इसके हेड थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इनका आगे खूब जिक्र आएगा, खूब बातचीत आएगी। लेकिन फिलहाल पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का कब किया गया? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम कमेटी को फॉर्म किया, जिसको हेड कर रहे थे PC महालनोबिस। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1951 में। इस कमेटी के अकॉर्डिंग 1948-49 में हमारी नेशनल इनकम हुआ करती थी 8,710 करोड़ रुपीस, और हमारी पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी 225 रुपये। तो एक तो ये याद रख लो कि पहला अटेम्प्ट किसने किया? दादा भाई नेहरू जी ने किया। कब किया? 1868 में किया। पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट नेशनल इनकम कमेटी ने किया, जिसके हेड थे PC महालनोबिस। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1951 में, और इनके हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 225 रुपीज़। और फिर इसके बाद 1955 से ये जो GDP है इसको एस्टिमेट करने का काम, ये जो नेशनल इनकम है इसको एस्टिमेट करने का काम किसको दे दिया गया? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस को, CSO को दे दिया गया। लेकिन एक पंगा था। पंगा क्या था कि CSO जो है वो नेशनल इनकम को कंपाइल करती थी, उसको तैयार करती थी,
लेकिन उसके लिए जो डाटा है उसको कंपाइल करती थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। मतलब NSSO जो है वो डाटा इकट्ठा करती थी और इस डाटा के बेसिस पे CSO जो है वो नेशनल इनकम को कंपाइल करती थी, तैयार करती थी। थोड़ी बेवकूफ़ी सी है। तो सरकार जागी और 2019 में सरकार ने इस CSO और NSSO दोनों को मर्ज कर दिया और फॉर्म किया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO को फॉर्म किया गया और इसको फॉर्म किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंडर इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को स्टैब्लिश कर दिया गया 2019 में। और उसके बाद से ये जो NSO है ये हमारे नेशनल इनकम को कंपाइल करती है, डाटा वगैरह सारा कामकाज यही करती है। और नेशनल इनकम को कंपाइल करने के लिए NSO ने हमारे इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और ये सेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन ने बहुत बार बात की है वेरियस सेशंस में। अगर आपने सेशंस देखे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। हमने इसके बारे में ज्योग्राफी के सेशंस में बात की है, इसके बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस में भी बात की है जब गांधी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो इसके बारे में आपको पता होगा, इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक तो क्या है कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बुलाया जाता है फैक्टर कॉस्ट। इस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाता है। मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि कंज्यूमर पे करता है। फैक्टर कॉस्ट को अगर फॉर्मूला के फॉर्म में देखें तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फिर हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम की हिस्ट्री क्या रही है। पहला अटेम्प्ट किसने किया? दादा भाई नेहरूजी ने किया। कब किया? 1868 में किया। पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट नेशनल इनकम कमेटी ने किया जिसके हेड थे PC महालनोबिस। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1951 में। 1955 से नेशनल इनकम को, GDP को एस्टिमेट करने का काम किसका था? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस का, CSO का। लेकिन CSO के लिए डाटा कंपाइल करके कौन देता था? NSSO। 2019 में फाइनली सरकार ने CSO और NSSO दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, NSO को स्टैब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर। और आज की डेट में नेशनल इनकम को हमारे कंट्री के लिए कंपाइल कौन करता है? NSO करता है, बेस्ड ऑन 3 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 2-3 टर्म्स और हैं। डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह वगैरह। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपके घर में कोई लोहे की मशीन खड़ी हुई है। ये मशीन खड़ी हुई है, खड़े खड़े इसमें जंग लग गई। जंग लगने की वजह से इस मशीन की वैल्यू में जो कमी आई, जो लॉस हुआ, उसी को अपन बोलते हैं डेप्रीशिएशन। मतलब किसी भी फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू में अगर वियर एंड टीयर की वजह से, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर कमी आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं डेप्रीशिएशन। बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना बिकॉज आगे चल के काम आएगा। लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टीयर और एक्सीडेंटल डैमेज एक्सेट्रा इज नोन एज डेप्रीशिएशन। दूसरा टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? ऐसी फैक्टर इनकम जो कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की है, उसमें से अगर हम उस इनकम को माइनस कर दें जो कि इंडिया में आके फॉरेनर्स अर्न करके गए हैं, तो उसको बुलाया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, हमने ये पढ़ा अभी अभी कि नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो इनकम है उसको इंक्लूड किया जाता है। और नॉर्मल रेजिडेंट्स इस इनकम को भले ही विद इन द कंट्री अर्न करें या आउटसाइड द कंट्री अर्न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ही थोड़ी जा रहे हैं बाहर। बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे भी तो हैं जो इंडिया आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा के जा रहे हैं। तो ये जो इनकम हमारे यहाँ से जा रही है उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? जो इनकम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की, उसमें से उस इनकम को माइनस कर दो जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हमारे कंट्री से अर्न करके चले गए, तो आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे तक, याद रखना इसको। नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो इनकम है उसको इंक्लूड किया जाता है, ये भी अपने को पता है। और तीसरा टर्म है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब यूनिलैटरल पेमेंट्स। ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज
जिनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गिफ्ट दे के चला गया, ये जो गिफ्ट है इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा। आपको कोई डोनेशन दे के चला गया, इस डोनेशन के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है सरकार की तरफ से, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो यूनिलैटरल वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं, इनको कहा जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन इनको पर्सनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और पर्सनल इनकम में इंक्लूड करके इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 5 करोड़ रुपए मुझे डोनेट कर दिए, तो ये जो 5 करोड़ रुपए मुझे डोनेट किए गए, ये मेरी पर्सनल इनकम में कंसिडर किए जाएंगे, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर छोटी छोटी चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेझिझक, शर्माना मत, बिकॉज अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे तक दिक्कत आती ही रहेगी। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और अब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी रिलेटिवली डिफिकल्ट लग रही होंगी, एटलीस्ट उन लोगों को तो डिफिकल्ट लग रही होंगी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने 1-2 बार पढ़ी होगी उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी भी बेसिक चल रहा है। लेकिन जो लोग इकोनॉमी को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी, थोड़ी ट्रिकी लग रही होंगी। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ो, समझो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये पहले 2-3 चैप्टर्स में ये दिक्कत आएगी, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में सेट होने लगेंगे, चीज़ें आपके लिए ईजी होने लग जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।